स्टूडेंट्स बेटा कैसे आप लोग खैरियत से हैं? स्क्रीन तो बिल्कुल टेढ़ी बोल रही है। खैरियत नहीं है बेटा। मेरी क्लासेस ऑफ नहीं दी थी मुझे जौहर ने, तो जौहर को पता चल गया था कि मैंने वहाँ जाना है। 12 से 4 से 10 की क्लास होती है। अच्छा बेटा, आज हम खामोश हो जाएंगे सर। आज हम पहले क्या करेंगे हम? अच्छा एक्चुअली, हाँ एक्चुअली सवाल मैं करूंगा, जवाब आप ही देंगे। कहाँ? 100 बस? कितना टाइम मिला? वैसे ये कम है क्योंकि एनडी आपको, अच्छा आपको पैटर्न तो पता है ना सबको, कितने एमसीक्यू होते हैं एमडी कैट में, ई कैट में कितने मिनट्स मिलते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो कम टाइम है वैसे, क्योंकि एनईडी में 100 एमसीक्यू 120 मिनट है और एमडी कैट में 180 एमसीक्यू 180 ही मिनट है। फिर एमसीक्यू डिस्कशन हम रहने देते हैं, क्योंकि बेटा मैं एक्चुअली आपको पता है पास पेपर्स जो आपके पास जितने भी टेस्ट हुए हैं उनको देखकर और प्रीवियस जितने टॉपिक्स हुए हैं ज़रा उनकी डिस्कशन मैं सिर्फ इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि आपके टॉपिक्स सही हैं, अभी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत मज़ीद तो नहीं है। अच्छा, सबसे पहला गैसेस टॉपिक सबको आता है ना? न्यूमेरिकल आता है? क्वेश्चन है एमडी कैट से 2014। जी, लाइटर गैस इफ्यूजेस या डिफ्यूजेस फास्टर देन अदर। बताएं इसमें कितनी देर लगेगी आपको? 1 मिनट, 10 सेकेंड्स, 10 या 15 सेकेंड्स। अच्छा, यूजुअली गिवन होते हैं, सही है। बेटा
इफ्यूज या डिफ्यूज एक ही बात है। इफ्यूज सिंगल गैस के लिए होता है, डिफ्यूज होता है जब गैसेस आपस में मिक्स होती है, फिर वो कंपैरिजन होता है। यहाँ हर किसी को अलग अलग हम देख रहे हैं ना, इसलिए इफ्यूज लफ्ज है। हाँ, वो इफ्यूज भी फास्ट होगा, डिफ्यूज भी फास्ट होगा। बेटा पॉइंट यही है ना, देखो या तो आप बात कर लो या मैं कर लेता हूँ, डिसाइड कर लो क्या डिसाइड हुआ। दोनों करेंगे है ना। तो देखें पॉइंट ये है, यहाँ पॉइंट मैं हर एमसीक्यू में कोशिश करूंगा आपको उसका पॉइंट भी बता दूं। आप लिखना चाहें लिख लें, आपकी मर्जी होगी। लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस और डिफ्यूजेस फास्टर देन हैवियर गैस। इसका पॉइंट क्या है? एक्चुअली ये न्यूमेरिकल फैक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये फैक्ट है कि लाइटर गैस इफ्यूजेस या डिफ्यूजेस फास्टर देन हैवियर गैसेस। बात समझ आ गई? अब आप पॉइंट लिखना चाहो पॉइंट भी लिख लो। एनईडी, नेक्स्ट एमसीक्यू एनईडी से है। ईयर भूल गया मैं। अच्छा, इसमें इक्वेशन गिवन नहीं थी। पहले तो आप बताएं इक्वेशन क्या होगी इसकी। इक्वेशन क्या होगी? N2 N2 प्लस 3H2 2NH3, यही है। ये 2 ग्राम है और N2 कितना है? 28 ग्राम। 2 ग्राम 28 ग्राम, मैंने यूं ही सिखाया था आप लोगों को, सही है। फिर नीचे उनके स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। 14 2 28, अच्छा ये 28 था, सॉरी, और ये वाला 2 था। हाइड्रोजन 2 ग्राम था, ये 28 ग्राम पर मोल, और इसका 1 2 2 ग्राम पर मोल। लिमिटिंग रिएक्टेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिसके मोल कम होंगे, जिसका ये रेशो कम आएगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसके बाद हम निकालते हैं रेशो। इसके बाद हम क्या मालूम करते हैं? रेशो गिवन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। इक्वेशन के मोल 1 है तो ये वही रहेगा। यहाँ इक्वेशन के मोल कितने हैं? तो 3 मल्टीप्लाई भी होगा, 2/3 × 2। बताइए कौन सा रेशो छोटा आएगा इनमें से? N2 का H2 का, सही है ना। ये 28/28 क्या आएगा? 1, और ये आएगा 1/3। कौन सा रेशो छोटा है? जो रेशो छोटा होता है वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। प्रोडक्ट नहीं निकालना, लेकिन अगर वो कहते हैं प्रोडक्ट का मास भी निकालो, अगर कहते, अभी नहीं कहा, अभी तो आंसर ये हो गया, लेकिन अगर वो कहते प्रोडक्ट का मास भी निकालो, तो पहले आप प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मास निकालते 14 + 3 17, फिर जो स्मॉलेस्ट रेशो है उसको आप प्रोडक्ट के मास से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपको प्रोडक्ट का मास भी मिल जाएगा। फिलहाल इस सवाल में बोला नहीं है निकालने को, मैं वैसे ही बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये क्लास नहीं ली। लिमिटिंग वाला क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्या करना है? गिवन लिख देंगे दोनों रिएक्टेंट के, नीचे उनके इक्वेशन वाले स्टैंडर्ड। 28 होता है मास, 14 2 28, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन का मोल 1, 1 2 2, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन का मोल 3, फिर गिवन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, गिवन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। देखते हैं कौन सा रेशियो छोटा आएगा। जो रेशियो छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं?
प्रोडक्ट का मास निकालते हैं। अब मैं बताऊं एमडी कैट में सवाल क्या आता है इसका, हालांकि थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। एमडी कैट में आता है बताओ एक्सेस रिएक्टेंट कौन है और कितना है। भाई लिमिटिंग तो ये हो गया, एक्सेस कौन है N2 लास्ट से लास्ट ईयर आया हुआ भी है ऐसा सवाल। मैं आपको बताता हूं एक्सेस रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं। पहले तो ये बताओ इस सवाल में एक्सेस रिएक्टेंट है कौन, N2 है ना। तो गिवन में से यूज्ड माइनस करोगे तो एक्सेस आ जाता है। क्या कहा मैंने, गिवन में से क्या माइनस करो, यूज्ड माइनस करो तो एक्सेस आ जाता है। जरा देखें गिवन कितना है, कितना है गिवन 28 माइनस यूज्ड निकालने की ट्रिक है। क्या ट्रिक है सीखें। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का रेशियो है 1/3, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो छोटा वाला रेशियो है वो मल्टीप्लाई होगा जो एक्सेस है उसकी नीचे वाली वैल्यू से। ये यूज निकालने का मेथड है, ट्रिक है ये। फिर से आप में से कुछ बच्चे फिर भूल गए होंगे ये, और कुछ ने पढ़ा नहीं है वो दोबारा सीख लें। जो भी एक तो हो गया लिमिटिंग ना, एक होगा एक्सेस, दूसरा होगा वो जो एक्सेस यानी बच जाएगा। अब कितना बच जाएगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसका जो गिवन है वो ऊपर आ जाए, वो पहले आ जाएगा। गिवन में से यूज्ड माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कितना बच गया। सही है, गिवन ऊपर लिखा होता है हमने वो लिख दिया। यूज्ड कैसे निकालते हैं, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का छोटा वाला रेशियो है जो हमने निकाला 1/3, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्सेस रिएक्टेंट की नीचे वाली वैल्यू से। सही है, यहां से आपको मिल जाएगा कि कितना माइनस करना है। अब ये 3 के टेबल में तकरीबन 3 9 27, तो 9 पॉइंट समथिंग होगा। अब आपने यहाँ पर कैलकुलेटर यूज नहीं करना क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं है। अब क्या करेंगे आप, बहुत से बच्चे यूं करते हैं और मैं कहता हूं बेटा इंटेलिजेंट गैस लगाएं। वो गैस कैसे लगेगा, 3 के टेबल में करीबी नंबर क्या आएगा 27, बट 27 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब है 9 पॉइंट समथिंग। 28 में से 9 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 19। अब 9 पॉइंट समथिंग माइनस करेगा तो आंसर आएगा 18 पॉइंट समथिंग। वो ऑप्शन एक ही होगा। बेटा फिर सुन लें, अब मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता। मेडिकल वालों ने गौर करना है क्योंकि उनको क्या अलाउड नहीं है। अब जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यहाँ तो इंटेलिजेंट गैस लगा लो, ये कर लो भाई। इसमें टाइम लगेगा, इतना टाइम अगर आप एक ही क्वेश्चन में लगाएंगे। टाइम मैनेज हमें करना है कि कोई क्वेश्चन 15 सेकंड में होगा, कोई क्वेश्चन 2 मिनट में होगा, कोई क्वेश्चन हाँ पूरे 1 मिनट में भी हो सकता है। मैनेजमेंट खुद आपको करनी है। सही है। अच्छा, ये एंड में बात आपसे की जाएगी कि इंग्लिश में कितना टाइम देना है कैलकुलेटेड। थोड़ा सा उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्लान्ड जाना होता है। अगर आप प्लान्ड नहीं जाएंगे, मैदान में प्लान्ड नहीं उतरेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाला हाल होगा। एंड में आके क्या होगा, फिर एंड में आके ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ज़्यादा आप पे प्रेशर होगा। सही है। तो हमेशा क्या होता है, प्लान्ड होता है। हमेशा टारगेट को पीसेस में डिवाइड किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ऐसे ही आपने अपने टाइम टेबल को डिवाइड करना होगा कि भाई मुझे केमिस्ट्री सेक्शन, मुझे बायो सेक्शन को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री सेक्शन को कितना टाइम देना है। एमसीक्यू के हवाले से उतने मिनट नहीं देने। अब बायो में लॉजिकल एमसीक्यू होते हैं या फिर फैक्ट एमसीक्यू होते हैं, न्यूमेरिकल तो होते नहीं है। सही है। हाँ, कोई मैपिंग वगैरह शायद होती है, कोई मैपिंग वाला क्वेश्चन आता है ना, वो क्या होता है, वो जो निकालते हैं आप चार्ट से। हाँ, उसमें शायद में भी अगर वो सवाल आ जाए उसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, बाकी किसी में इस तरह ऐसा टाइम नहीं लगता। फिजिक्स में टाइम लग सकता है न्यूमेरिकल एमसीक्यू की वजह से। इंग्लिश में टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ, अगर आपको आती नहीं है तो फिर तो वो अलग बात है। सही है। तो अब आप ये करेंगे तो देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, गैस में कितना टाइम लगता है मैं दोनों बताऊंगा। आप चाहो तो स्टॉप वॉच भी ऑन करके कर सकते हैं, बट वही बात है, गैस में तो तभी आप कर पाओगे जब आपको क्या आते होंगे, टेबल्स आते होंगे। 3 9 27 करेंगे आप
फिर 1 आएगा, फिर डेसिमल लगाएंगे 0, 3 3 ज़ा 9, सही है, 1, फिर डेसिमल लगा हुआ 0, यानी 9.33 बनेगा। अब आप वो माइनस करेंगे तो फिर आप आंसर निकालेंगे 18.67, सही है। अच्छा, इंटेलिजेंट गैस कैसे होगा? 3 के टेबल में 28 कब आता है? 3 9 से 27। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो 9 पॉइंट समथिंग। अब 28 में से 9 माइनस करो तो कितना आता है? पहले आप होल नंबर माइनस करेंगे। 28 में से 9 माइनस करो तो कितना आता है? 19 आता है। अच्छा, 19 में से थोड़ा सा और कम कर दें डेसिमल में तो क्या होगा? 18 पॉइंट समथिंग। आप देख लें इसमें और इसमें कितना फ़र्क है दोनों में। मुझे ये बताएं, क्या ये वर्किंग समझ आ गई? मेरा काम एक्चुअली वर्किंग था, बट आपको मैं कैलकुलेशन इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे कैलकुलेशन में अटक जाते हैं। MCQ1 कॉपी करना भी। अच्छा, ये प्रीवियस क्लास का कंटिन्यू था, गुड। MCQ1 कॉपी कर लिए? MCQ2 अच्छा, क्या हमने सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था या करना था? करना था ना, न्यू टॉपिक अभी में शुरू करना था। रिमूव कर दो इसको। MD कैट जी। आपको इसमें करना क्या पहले बताएं। सोडियम की क्या पूछ रहे हैं? इसकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? कितने हो गए बताएं? 11 हो गए। उन्होंने कौन से शेल की कॉन्फ़िगरेशन बोली है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही है, वैलेंस शेल का है ना। इसमें n कितना है? n की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ऑप्शन बी और सी में से होगा।
यहाँ तक बात समझ आ गई? क्योंकि तीसरा शेल है, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। बेटा ये आपने याद भी की होंगी, वैसे अगर नहीं याद की हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। l की वैल्यू, l ऑर्बिट जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है। अब l की वैल्यू 0 होती है तो हमें पता है कि m की वैल्यू भी क्या होगी? प्लस माइनस l होती है m की वैल्यू। तो अब l की वैल्यू 0 तो m भी 0 होगा। अगर l की वैल्यू 1 हो तो m की वैल्यू होती है -1, 0 और +1 में से कोई भी। इलेक्ट्रॉन कितने? एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है s या तो +½ होगा, स्पिन क्वांटम नंबर या तो क्या होगा? +½ होगा, या फिर क्या होगा? कोई एक वैल्यू होगी। इन तीन से पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन है। या तो +½ होगा या -½ क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता? +-½ यानी कंप्लीटली फिल्ड। अगर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो तो उसको क्या लिखते हैं? प्लस और माइनस का हाफ। इज इट क्लियर? ऑप्शन समझ आया सबको? MD cat again. सवाल समझ आ रहा है? बेटा प्रीवियस कॉपी करना है किसी को भी? प्रीवियस शो कर दूं या कॉपी कर लिया? MCQ 3 कॉपी कर लिया? आंसर आप बताएंगे। ए क्या लिखा है? रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हाईली अनस्टेबल हैं। ये पता कैसे चलेगा रिएक्टेंट हाईली स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है? एप्लीकेशन ऑफ केसी टॉपिक। एक था टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक था टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमें यह पता चलता है इक्विलिब्रियम जल्दी कायम होगा, देर से कायम होगा। कैसे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के स्टेबल या अनस्टेबल होने से। उसके लिए हमें केसी की वैल्यू देखनी पड़ती है।
तीन केसेस थे, केसी की वैल्यू वेरी हाई, वेरी लार्ज, केसी की वैल्यू वेरी स्मॉल, केसी की वैल्यू क्या होगी, मॉडरेट। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, केसी की वैल्यू बड़ी वैल्यू तभी होगी जब इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट क्या होंगे, और जो कम होता है वो अनस्टेबल होता है। केसी की वैल्यू स्मॉल कब होती है, जब केसी की वैल्यू स्मॉल कब होती है, जब प्रोडक्ट कम हो, क्योंकि ऊपर हमेशा प्रोडक्ट आते हैं और नीचे क्या आते हैं, तो रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम है। बेटा जो क्वांटिटी कम, जो कम क्वांटिटी में होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि अनस्टेबल चीज स्टेबल चीज में कन्वर्ट होना चाहती है ज्यादा से ज्यादा। फिर से देखें, कोई भी रिएक्शन होता क्यों है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इसीलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। और कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टेंट भी अनस्टेबल होता है और प्रोडक्ट भी अनस्टेबल होता है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यही मैं पॉइंट आपको बता भी चुका हूं कि आ रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर अनस्टेबल। अब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो चीज अगर कम है, इसका मतलब वो हाईली अनस्टेबल और दूसरी वाली थोड़ी बहुत उसके मुकाबले में स्टेबल है। यानी इधर देखें, अगर रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट क्या है, हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बचा हुआ, प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है, हाईली स्टेबल है प्रोडक्ट के मुकाबले में। ये बात समझ आ गई सबको? यानी प्रोडक्ट फिर इसका मतलब है क्या है, हाईली अनस्टेबल है। बेटा जो चीज अनस्टेबल होती है वो क्वांटिटी में क्या हो जाती है, कम। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो इसीलिए तो रिएक्टेंट कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट क्या था, क्योंकि इस कायनात की हर अनस्टेबल चीज क्या होना चाहती है, सही है। तो रिएक्टेंट अनस्टेबल है तभी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है इसलिए होता है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्ट कहता है मैं खुद अनस्टेबल हूँ, वो वापस रिएक्टेंट में आता है। रिएक्टेंट कहता है मैं भी अनस्टेबल हूँ, वो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है। यानी दोनों एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट के मुकाबले में, तो इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा अनस्टेबल है तभी वो कम है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मुकाबले में थोड़ा बहुत ज्यादा स्टेबल है। और अगर रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट, यानी जो भी क्वांटिटी में कम होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब आ जाते दोबारा से इधर, केसी में प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट। केसी की वैल्यू लार्ज कब होगी, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो रिएक्टेंट। इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है, केसी की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट। इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या है। अब हम सवाल देखते हैं दोबारा से, सवाल पढ़े हैं। बहुत ही तहम्मुल, सबर तहम्मुल से पढ़ें। रिएक्टेंट क्या है, अनस्टेबल है। हम तो केसी खुद ही बना लेते हैं। प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कम है मींस प्रोडक्ट क्या है, तो केसी की वैल्यू क्या होगी। आंसर बताओ इनमें से देखकर। ऑप्शन, कुछ समझ आ रही है बात? देखो जब हम एक साथ हमारे पास एमसीक्यू आते हैं, यानी जब आपके मॉक वगैरह के टेस्ट हो रहे होंगे एप्टीट्यूड के, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी, एक साथ बहुत सारे अलग अलग टॉपिक एमसीक्यू होते हैं, अलग अलग हमें जो टॉपिक्स हैं उनको एक दफ़ा दिमाग में लाना। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है
कि आप एक साथ मिक्स्ड एमसीक्यू अब सॉल्व करना शुरू कर दें फर्स्ट ईयर वाले, क्योंकि फर्स्ट ईयर के हम मेरे ख्याल से टॉपिक 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए है ना, बल्कि टॉपिक 8 भी कंप्लीट, 9 शुरू करना है हमें, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर टॉपिक 10 रह जाएगा हमारा सिर्फ आखिरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स कर लिया था हमने, फिर मेरे ख्याल से 8 होगा, फिर 9 होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड 10 होगा केमिकल काइनेटिक्स। बेटा जब तक आप कंबाइंड मिक्स्ड एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग को पहले उस टॉपिक तक पहुंचना है। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं जो भी एमसीक्यू सॉल्व किया मैंने इस पहले क्या बताया कि टॉपिक क्या है। पिछला वाला तो बहुत ही आसान था, हमें डायरेक्ट पता चल गया क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कैसे निकालते, कॉन्फ़िगरेशन से। इवन ये कि क्वांटम नंबर से कॉन्फ़िगरेशन आ जाती, कॉन्फ़िगरेशन से क्वांटम नंबर भी आ जाते हैं। सही है। एक और एमसीक्यू मैं वो बता दूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। ये एमसीक्यू समझ आ गया बेटा, इसमें लॉजिक समझ आई क्या थी? कॉपी करना है कर लें। चार एमसीक्यू में मॉक कौन सा वाला था? ये एप्टीट्यूड वाले। तो इसमें एमसीक्यू इक्वल दिए हुए थे, क्या था? अच्छा, तो ईकेट वाले भी दे रहे थे? ईकेट का अलग था। ईकेट का था। कितने एमसीक्यू थे आपके? कितने सही हुए होंगे? अच्छा, वैसे कहते हैं 15 से 20 के दरमियान अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अबव एवरेज बच्चे हैं। 20 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से हैं। बिलो 15 है तो आप बिलो एवरेज बच्चे हैं, और 10 से कम है तो भाई आपको शदीद मेहनत की ज़रूरत है। एनईडी के लिए बता रहा हूँ। एमडी कैट के लिए 150 स्कोर होना चाहिए, पार स्कोर 150 है। अच्छा चलो वो बताता हूँ मैं। एक्चुअली जो एवरेज मैंने स्कोर देखा ना वो 90 से 130 के दरम्यान देखा है। जो अब एवरेज बच्चे होते हैं वो 130 प्लस स्कोर कर लेते हैं, लेकिन एट पार स्कोर आपका क्या होना चाहिए? 150 प्लस। यस, फॉर एडमिशन। बिल्कुल, अगर परसेंटेज कम है तो फिर स्कोर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड का वेटेज 50% है। बहुत वेटेज है भाई। किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो वो एलिमेंट कितना है वो देखेंगे हम। मल्टीप्लाई बाय उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास। 40, 12, 16 3 48 इज 100, मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकाली, वो एलिमेंट के एटम कितने, मोल एटम कितने, एक मिनट रुके, मोल एटम कितने वो, फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, पूरे कंपाउंड का मोलर मास नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब किसकी कह रहे हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय का मास 16, नीचे आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। 250 जा 2 9 जा, और ये हो जाएगा 500, 300, 800। यूँ निकाल लें, यहाँ पे मैं यूँ कर देता हूँ 9 9 जा 9 8 जा।
नहीं 88.8 88.88%। सर ऑप्शन थे 88 88.8 और 8. इसके करीब जो भी है फिर वो आंसर होगा। बेटा ये कॉपी कर लिया, मैं आगे चलूं? अगर कोई कॉपी करे हैंड रेज कर ले, वरना मैं आगे चलूंगा। चले फिर आगे चलते हैं। लास्ट एक एमसीक्यू करवा रहा हूं मैं। अगेन फ्रॉम एमडी कैट। यस सवाल आपके सामने। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने लॉजिक बताई थी आपको। दो 2019 का है ये सवाल। लॉजिक बताएं, इसमें लॉजिक क्या है? जिसकी केएसपी ज्यादा होगी, क्यूएसपी ज्यादा होगी तो प्रेसिपिटेट बनेंगे। मींस केएसपी, जिसकी केएसपी सबसे, इन सब में जिसकी केएसपी सबसे कम होगी वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। बताओ किसकी केएसपी कम है? 10 की पावर -19 कम है। पहले तो पावर देखेंगे, अगर पावर बराबर होगी तो फिर वैल्यू देखेंगे। -21 कम है या -10 कम है? कौन सा कम है? -21। आंसर समझ आ गया सबको? आपको सिखाया था कि क्यूएसपी ज्यादा होती है तो प्रेसिपिटेट बनते। मींस जिसकी केएसपी कम होगी वो प्रेसिपिटेट बनाएगा।
आगे बढ़े। सर इसके इसमें लिखा है कि वो जो अभी आपने हाँ जी अच्छा, ये हमने पढ़े थे परसेंटेज कैलकुलेशन टॉपिक 1 में, फंडामेंटल केमिस्ट्री। जी रिमूव कर दूं अभी ये भी कॉपी कर लिया सबने। अगर कोई कॉपी करा हैंड रेज कर लें। यस बोले 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 बेटा। कोई सवाल है तो बोल दें, रिमूव कर दूं। अच्छा, क्या मैंने सॉल्यूशन टॉपिक कोई स्टार्ट उसका नहीं करवाया था? हमारा टॉपिक नंबर 8 है सॉल्यूशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से मैंने कुछ तो लिखा होगा, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, बस नाम ही लिखा था हमने। कोई मसला है, कुछ बात करनी है, कोई परेशानी है? ऐसे सवालिया नज़रों से क्यों देख रहे हैं फिर हैं? रिमूव कर दूं बेटा? या तो बोल दें या रहने दें। सॉल्यूशन किसी भी मिक्सचर को कहते हैं और मिक्सचर में उन्हीं की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है। एक होता है मिक्सचर और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है उनसे जिनसे मिलकर वो बना है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। एसिड और बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर।
ये कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं। कंपाउंड इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है कंपाउंड, रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर चीज़ें केमिकली कंबाइन हो जाएंगी तो कंपाउंड बनेगा। जैसे कि देखो, एसिड का टेस्ट होता है सावर टेस्ट, बेस का टेस्ट होता है बिटर, लेकिन जब ये बनता है तो चूंकि वाटर का तो कोई टेस्ट नहीं होता, तो सॉल्ट का टेस्ट, यानी इसका टेस्ट क्या होगा, सॉल्टी। क्या एक नया टेस्ट डेवलप हुआ या सॉर और बिटर टेस्ट ही आ रहा है आखिर में? लेकिन अगर आप पानी में यानी वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व कर दें, अगर आप वाटर में शुगर डिजॉल्व कर दें, क्या वाटर में सॉल्ट या वाटर में शुगर डिजॉल्व करने से मैंगो जूस बन सकता है? नहीं ना। वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व करेंगे सॉल्टी टेस्ट ही आएगा, वाटर में शुगर डिजॉल्व करेंगे स्वीट टेस्ट ही आएगा, नया कुछ नहीं बन रहा। अगर वाटर में सॉल्ट और शुगर होगा तो कुछ नया बन जाएगा। अब तो नया बना या नहीं, या उसमें सॉल्ट और उसमें सॉल्टी और स्वीट टेस्ट ही आ रहा होगा, या टैंक बन गया? टैंक बन गया। पानी में नमक चीनी हल करने से टैंक बन जाता है। बेटा लेकिन उसमें लेमन का टेस्ट अलग आ रहा होगा, सॉल्ट का टेस्ट अलग आ रहा होगा, और सब मिक्स आता। वो नया टेस्ट क्या कहलाता है मुझे बताइए प्लीज। बेटा सब मुझे आप ये बता दें, क्या आपकी जो टंग है उनमें तीनों अलग अलग टेस्ट को, क्योंकि हमारी टंग में डिफरेंट, आप तो मेडिकल के अगर बच्चे हैं तो आपको पता ही होगा कि डिफरेंट पार्ट होते हैं। सॉल्टी टेस्ट कहाँ फील होता है, स्वीट और बिटर और सॉर टेस्ट कहाँ फील होता है, सही है? तो हमारी टंग क्या तीनों को अलग अलग फील कर रही होगी ना? कोई नया टेस्ट तो नहीं होगा ना, कोई पाइनएप्पल जूस तो नहीं बन गया ना वो। तो बेटा सही है। तो एक्चुअली ये मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है, उसमें उन्हीं की प्रॉपर्टीज होती है जिनसे मिलकर वो बना होता है। अब सॉल्यूशन मिक्सचर है किस किस का? सॉल्यूशन किस किस का मिक्सचर है? तो बेटा सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज अलग अलग फील होगी, कोई नई चीज नहीं बन गई, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। मिक्सचर इज ए फिजिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, फिर मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। बेटा अगर आप ध्यान देंगे तो सॉल्यूशन में ना बहुत सारी चीजें हैं, सॉल्यूशन खुद ही आपके दिमाग में एक मिक्सचर बना देगा। या तो वो सेपरेट हो जाएगा मिक्सचर, आपको एक एक बात समझ आ जाएगी, या आप मजीद उलझा देंगे अपने दिमाग को। गौर कीजिएगा, देखो सॉल्यूशन क्या है? पहली बात मिक्सचर है, यानी फिजिकल कॉम्बिनेशन है। किस किस का? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब मिक्सचर तो दो तरह के होते हैं, या तो होमोजेनस होते हैं या हेट्रोजेनस होते हैं। पहले हम होमोजेनस हेट्रोजेनस को समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप किसी के घर, कोई महज़िब घराना था, वहाँ आप चाय पीने गए, उन्होंने आपके सामने चाय पेश की, चीनी भी रख दी, चम्मच भी रख दिया। नहीं बिस्किट नहीं थे बेटा, इतने महज़िब नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपको लगा कि शायद चाय में चीनी मौजूद है, सिर्फ इसलिए रखी है कि कम या ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम कर लें एडजस्ट। अच्छा, अब आपने चाय पीना शुरू की तो शुरू में हल्की सी फीकी लगी। अच्छा, फिर आपने सोचा कि चीनी और डालेंगे तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, तो आपने चाय वैसी ही पी ली। अच्छा, जब आप पीते गए तो एंड में आपको शदीद मीठी लगी, क्योंकि चीनी नीचे बैठी हुई थी, उन्होंने चम्मच दिया था कि आप हल कर लें।
ऐसा अक्सर घर में भी हो जाता है, पहले से बताना चाहिए सर। सही है। अच्छा, ये मिक्सचर कहलाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। यूनिफॉर्म डिजॉल्व नहीं हुई थी चीनी, मतलब ऊपर भी उतनी हो नीचे भी उतनी हो नहीं, ऊपर कम डिजॉल्व थी नीचे क्या थी, नीचे ज़्यादा बैठी हुई थी, सही है। और अगर आप चाय में चीनी अच्छे से हल कर लें तो आपको शुरू में भी और एंड में भी क्या होगा, इक्वली फील होगी चीनी। यानी ये कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। पानी में रेत को डिजॉल्व कर लो, जितना भी हल करने की कोशिश करो, ऊपर कम डिजॉल्व होगी नीचे ज़्यादा बैठी होगी। वाटर में जैसे चॉक पाउडर, या वो जो आप एंटीबायोटिक बनाते हैं पाउडर फॉर्म में मिलती है, पानी खुद डालना होता है और लिखा हुआ भी होता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनस या हेट्रोजेनस। लेकिन जो नेचुरल जूस होते हैं, कभी अल्लाह ताला ने मैंगो या ऑरेंज पर नहीं लिख कर भेजा कि शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि वो होमोजेनस मिक्सचर है, वो सॉल्यूशन होमोजेनस है, नेचुरल है ना, होमोजेनस मिक्सचर है। तो बेटा सर अगर चाय की जगह शरबत होता देखिए, शरबत होता तो भी आपको पता चल जाता कि होमोजेनस हेट्रोजेनस है। हाँ, नहीं नहीं बेटा, मुहज्जिब घराने जो ना चाय पिलाता है। अच्छा ना, खैर हम दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। बेटा सॉल्यूशन की 3 टाइप्स हैं। सॉल्यूशन की अब गौर करना है, गौर इसलिए भी करना है रिड्यूस सिलेबस में आपने ये नहीं पढ़ा। एक है ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको कोलाइड कहते हैं, और एक है सस्पेंशन। सस्पेंशन को सॉल्यूशन कैटेगरी में लाया जाता है, ऑल्दो वह है नहीं, वो एक अलग ही कैटेगरी बन जाती है। लेकिन हम कहते हैं सॉल्यूशन की 3 टाइप्स हैं। क्या क्या? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। मैं अभी वर्बली बता रहा हूं, फिर मैं लिखवाऊंगा भी। अगर पानी में नमक को हल कर दें, क्या आपको नमक हल होने के बाद नजर आता है? सही है। और पानी में नमक को हल कर दें तो ये मिक्सचर होमोजेनस होता है हेट्रोजेनस? यानी अगर सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे हो कि नेकेड आई से नजर ना आए और वो होमोजेनस मिक्सचर भी हो, तो ये होता है ट्रू सॉल्यूशन। सही है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल इतने लार्ज होते हैं कि नजर आएंगे नेकेड आई से, बट वो मिक्सचर होमोजेनस होगा। ऐसा कौन सा है भाई? नहीं, मिल्क, वेरी गुड। मिल्क में जो है हमें फैट पार्टिकल नजर आएंगे और वो होमोजेनस होते हैं, फैट होमोजेनसली मिक्स्ड होते हैं। क्योंकि कभी भी काऊ भी नहीं कहती है कि शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि वो होमोजेनसली डिसॉल्व होता है फैट, होमोजेनस फैट पार्टिकल्स होते हैं मिल्क में। अच्छा चलो एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ब्लड, ह्यूमन ब्लड होमोजेनस मिक्सचर होता है, लेकिन पार्टिकल नजर आ रहे हैं, तभी तो हमें रेड कलर नजर आ रहा है। सही है, ग्रेनुलेटेड होता है ब्लड। इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल है पेंट। पेंट होमोजेनस मिक्सचर होता है और पार्टिकल नजर आ रहे होते हैं, तभी तो पेंट का कलर नजर आ रहा है। सही है। एक और एग्जांपल दूं, एक रूम है बिल्कुल अंधेरा, उसमें हुआ हुआ है। सही है। उस रूम में कॉर्नर में कहीं विंडो में एक होल है, उस होल से लाइट आ रही है और वो लाइट आकर यूं फैल रही है, ऐसी होता है ना। उसमें फिर आपको क्या नजर आ रहे होते हैं? एयर और डस्ट का मिक्सचर। ये भी कोलाइडल है और ये होमोजेनस होता है। ये भी क्या है? होमोजेनस है। ये भी कोलाइड में आता है, कोलाइड के एग्जांपल में आता है। सही है। अच्छा फिर से ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल दोनों होमोजेनस होते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल नजर, कोलाइडल के फर्क है ना दोनों में। अच्छा, सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल नजर भी आते हैं और वो क्या होता है? हेट्रोजेनस होता है। यानी सॉल्यूशन होमोजेनस भी हो सकता है, और होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जो यूनिफॉर्म
होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है बताएं? यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स भी कहते हैं, और सस्पेंशन। पार्टिकल साइज की बात करेंगे, मिक्सचर के टाइप की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा। कांट सीन बाय नेकेड आई। बताओ मिक्सचर टाइप क्या होती है, होमो या हेट्रो? वेरी गुड। एमडी कैट में एक एमसीक्यू इनमें से हो सकता है जो कि मुझे, क्योंकि इसमें से आता है अक्सर, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछते हैं। कोलॉइड की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन 9 टाइप्स के हैं, गैस गैस गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड। मैं करवाऊंगा अभी, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, फिर सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं ना, उसमें पहले सॉल्यूट होता है, बाद में सॉल्वेंट होता है। अगर मैं कहूँगा ना गैस लिक्विड ट्रू सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब है सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है। लेकिन अगर मैं कोलाइडल सॉल्यूशन बोलूंगा ना, तो उसमें पहले सॉल्वेंट का जिक्र होता है, बाद में सॉल्यूट। अगर मैं बोलूंगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन है सॉलिड लिक्विड का, तो उसमें सॉल्वेंट सॉलिड है और जो लिक्विड है वो क्या है? सॉल्यूट है। फिर से सुनो, जो बच्चे मिस कर गए हैं वो जरा देखें फिर से। ट्रू सॉल्यूशन में पहले किसका जिक्र होगा और बाद में सॉल्वेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में पहले किसका जिक्र होगा? सॉल्वेंट, और बाद में, एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट लफ्ज यूज ही नहीं होता, वर्ड कुछ और है। वो हम कोलाइडल सॉल्यूशन जब डिटेल में पढ़ेंगे मैं तब आपको बताऊंगा। लेकिन जरा कंपेयर करने के लिए मैं ट्रू और कोलाइडल में लफ्ज सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही बोलूंगा। ट्रू सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लफ्ज ही है। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जैसे यहाँ एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल किसके थे? डस्ट के। और ये कहलाता है सस्पेंडेड मीडियम। मीडियम यानी सॉल्वेंट। मीडियम कौन है इसमें? एयर। एयर यानी कि गैस। गैस जो वो मीडियम है। और सस्पेंडेड पार्टिकल कौन है? डस्ट पार्टिकल्स। अब इसमें बोला जाएगा गैस सॉलिड का मिक्सचर ही है, यानी मीडियम पहले होगा, यानी सॉल्वेंट पहले होगा, सॉल्यूट बाद में होगा। डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ ज़रूरत नहीं। अभी सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पहले किसका नाम लिया जाएगा? सॉल्यूट का। फिर किसका नाम लिया जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन में पहले किसका नाम लिया जाएगा? फिर किसका नाम लिया जाएगा? सॉल्यूट का। अच्छा खैर, अब इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो 100 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होते हैं। एंड दे कैन बी सीन बाय नेकेड आई। और ये भी कैसे होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। और इनमें पार्टिकल का साइज क्या होता है? 1000 नैनोमीटर से भी लार्जर होता है। और दे ऑल्सो कैन बी सीन बाय नेकेड आई।
बट ऐसा मिक्सचर क्या होता है? एग्जाम्पल है सॉल्ट प्लस वाटर। पानी में सॉल्ट अच्छे से डिजॉल्व हो जाता नजर नहीं आता। कोलॉइडल की एग्जाम्पल है मिल्क, ब्लड। इसकी एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर। यहाँ भी चॉक इन वाटर। ये कॉपी कर लिया सबने? इसको कॉपी करें पहले। यस देखो होमोजेनस क्या है, जैसे पानी में आपने नमक को हल किया तो ऊपर भी पानी उतना ही नमकीन लगेगा, एंड में भी नमकीन उतना ही होगा। अगर पानी में नमक तो डाल दिया, हल नहीं किया, शुरू में आपको पानी बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, दरमियान में थोड़ा सा जो फीका लगेगा, नमकीन लगेगा, एंड में क्या लगेगा? शदीद। यानी ये इक्वली यूनिफॉर्म डिजॉल्व नहीं हुआ हुआ। जैसे आप बच्चे अभी क्लास में इन चेयर पर यूनिफॉर्म नहीं बैठे हुए, नॉन यूनिफॉर्म आप चेयर्स पर, इक्वली डिजॉल्व नहीं हुए। इक्वली अगर यूं हो, एक बच्चा एक चेयर पे हो खाली हो, एक चेयर पे खाली हो, पूरी क्लास में ऐसे हो, तो यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। या सारी चेयर फिल्ड हो, यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। क्या अभी ऐसा है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर आपका और चेयर का। तो ये क्या हेट्रोजेनस है। समझ आई बात अब? बेटा अब रिमूव कर दूं इसको? ये लिख लिया था हमने, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर। रिमूव कर दूं बेटा इसको? बेटा सॉल्यूशन की इसके अलावा भी मज़ीद 3 और फिर 9 टाइप्स और होंगी। अब है सॉल्युबिलिटी के बेस पर सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? एक होते हैं, अगर 1 गिलास पानी में आपने 1 पिंच, 1 चुटकी नमक डिजॉल्व कर दिया, क्या मज़ीद सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है? गुंजाइश है? ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है?
और अगर आप 1 ग्लास पानी लें उसमें क्या करें, मतलब सॉल्ट डिजॉल्व करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक वक्त आएगा मजीद सॉल्ट डिजॉल्व नीचे बैठ रहा है, वो कौन सा सॉल्यूशन बन गया। अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लें जो कि ऑलरेडी सैचुरेटेड है, मजीद सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन अब हीट करें उसको। हीट करने से क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल में मजीद गैप बढ़ जाएगा। अब वो जो गैप बढ़ गया वो सॉल्वेंट मजीद सॉल्यूट को कंटेन कर सकता है बाय हीटिंग। अब आपने मजीद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय हीटिंग ऐड कर दिया, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है। अच्छा, ये तो वो डेफिनेशन है मेरे ख्याल से जो आप ग्रेड 8, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप ये पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ अब सीखने वाली चीज क्या है वो देखेंगे हम। अगर एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, और उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम स्लो कूलिंग कर रहे हैं या फास्ट कूलिंग कर रहे हैं। ये बहुत समझने वाली चीज है बेटा, लॉजिकल भी है, रटना चाहो तो रट लो। देखो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिसॉल्व होने से पहले क्रिस्टल था, डिसॉल्व होकर आइंस में कन्वर्ट हो गया, आइंस डिसॉल्व हो गए, वो पहले अनसैचुरेटेड था, फिर आपने सैचुरेट किया, फिर आपने कैपेसिटी से भी ज़्यादा हीट करके डिसॉल्व कर दिया। अब बेटा जब सॉल्वेंट रूम टेम्परेचर पर वापस आएगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल अपनी जगह पर क्या होंगे, वापस आएंगे। सही है। ऐसे जैसे मैं इस क्लास को कहूँ कि ये क्लास जो है, इस क्लास में जो चेयर्स हैं ये सॉल्वेंट है, और जितनी चेयर खाली है वो सॉल्वेंट में गैप अभी फिल होने वाला है, और आप बच्चे सॉल्यूट हैं। क्या अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है या अनसैचुरेटेड बना हुआ है? अनसैचुरेटेड बना हुआ है। अगर सारी चेयर आप बच्चों से फिल हो जाए तो क्या हो जाएगा। और अगर मैं इस रूम को क्या करूं, थोड़ा सा हीट अप करके इसकी वॉल थोड़ी सी साइड पे बढ़ा दूं और उसमें एक्स्ट्रा चेयर ऐड कर दूं और एक्स्ट्रा बच्चे बिठा दूं, अब ये क्या बन गया बेटा, सराशित बना देंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। लेकिन एकदम से सराजू आ गए, उन्होंने कहा ये तुमने क्लास का क्या किया भाई, वापस इन क्लासेस को अपनी जगह करो। अब वो वापस अपनी जगह आ रही हैं तो एक्स्ट्रा चेयर क्या होंगी बताओ, बाहर जाएंगी, एक्स्ट्रा बच्चे कहाँ जाएंगे, बाहर। ऐसे सॉल्यूशन में जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट था सुपर सैचुरेटेड में वो नीचे बैठने लगेगा, या तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो क्रिस्टल बनेंगे। क्या बनेंगे? अगर आपने स्लो कूलिंग की तो क्रिस्टल को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलेगा, तो आपको लार्ज साइज के क्रिस्टल मिलेंगे। लेकिन अगर आपने फास्ट कूलिंग की तो क्रिस्टल को एक दूसरे से जुड़ने का मौका, और आपको क्या मिलेंगे, फाइन क्रिस्टल्स मिलेंगे। फाइन मतलब, और स्लो कूलिंग पर क्या मिलेंगे, कोर्स। कोर्स मतलब लार्ज क्रिस्टल्स। एक्चुअली यही किया जा रहा था क्रिस्टल कैंडी में। क्रिस्टल कैंडी को उर्दू में कहते हैं मिश्री, मूंगफली वाले के पास होती है बेटा। मिश्री चीनी से, वो चीनी का लार्ज क्रिस्टल है। आप मिश्री की शक्ल देखे, चीनी की शक्ल देखे, दोनों इसी शेप में होते हैं, हेक्सागोनल शेप में। सही है। तो ये हेक्सागोनल क्रिस्टल होते हैं। जरा थोड़ा सा क्लैरिटी से बना देता हूँ आपको, आप घर जाकर आज जरूर देखिएगा चीनी को, और अगर कभी मौका मिले तो मिश्री को भी। बेटा चीनी और मिश्री दोनों सेम ही है, फिटकरी अलग चीज है बेटा, वो आलम है। नहीं बेटा सेम ही होता है, बस वो लगता है आपको। एक्चुअली मिश्री इज क्रिस्टल कैंडी ऑफ चीनी। क्रिस्टल कैंडी क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जैसे चीनी
का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं, उसमें धागा डाल दें, अब वो क्रिस्टल जाके धागे से चिपकना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मिस्री में आपको धागा नजर आ रहा था। सही है, ये आप आज घर जाके बना लीजिएगा क्रिस्टल कैंडी को फ्लेवर डालकर बना लीजिएगा। हाँ, तो बेटा क्या आपको ये देखो, ये 3 तरह के सॉल्यूशन ही हमें पता है, ये नहीं एक्चुअली हमें जो टॉपिक जिस पर हमें गौर करना था वो क्या था कि किसी भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्लो कूलिंग की जाएगी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की। तो कैसे क्रिस्टल मिलेंगे बताओ? स्लो कूलिंग पर कैसे क्रिस्टल मिलेंगे? लार्ज क्रिस्टल्स मिलेंगे, नहीं कोर्स क्रिस्टल्स मिलेंगे। और अगर आप फास्ट कूलिंग करेंगे तो आपको कैसे क्रिस्टल्स मिलेंगे? स्मॉल क्रिस्टल्स मिलेंगे। जूम आउट नहीं हो सकता, आप ये पहले पिक्चर ले लें। क्लियर? अब ये पिक्चर ले लें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही ख़त्म होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उन 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब गैस का, गैस लिक्विड का। अब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर हम देखेंगे। जमा किए थे अलग अलग